अगर बीजेपी ने आंख उठा के ओखला की तरफ देखी, आंख भी उठाई, तो ओखला की आवाम को एक ऐसा लीडर चाहिए जो बीजेपी से डरे ना, बल्कि बीजेपी की आंखें नोच के आपके हाथों में रखते हैं, जो अपनी कौम को बीजेपी का पहला दिखाए, बल्कि ये कहे कि आप एक तरफा वोटिंग करके अपनी भतीजी को, अपनी बेटी को, अपनी बहन को चुनिए। जैसे मेरे अब्बा ने पुलिस की लगामें खींची है, कुछ गुण मैंने भी सीख लिए हैं पुलिस को कैसे काबू में करना है। मेरे नौजवान भाई मेरे साथ खड़े रहेंगे, मेरे बुजुर्गों की सरपरस्ती में आप देखिएगा, ओखला का नक्शा ने पलट दिया तो मैं भी अलीमा आसिफ खान नहीं, आपकी लड़ाई लड़ूंगी, आपकी आवाज बनूंगी, ओखला के डेवलपमेंट पे काम करूंगी। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें नहीं मुल्क को बचाने की, वो पहले ओखला को बचाऊंगी, यहाँ के बुनियादी मुद्दों पर बात करूंगी, असेंबली में से बजट भी निकलवाऊंगी काम करने का, आपके हुकूक की बात भी करूंगी, पुलिस पे, प्रशासन पे हर तरीके की लगाम भी कसूंगी। यहाँ की जितनी तकलीफें हैं, परेशानियां हैं, अपनी माए, अपनी बहनों के लिए आवाज बनूंगी। आज की तारीख में यहाँ की खवातीनों की कोई आवाज नहीं बन पा रहा है, मैं उनकी भी आवाज बनूंगी, लेकिन आपकी सपोर्ट से बनूंगी, आपकी मोहब्बत से बनूंगी, आपकी सरपरस्ती में बनूंगी, जो भी बनूंगी। और मुझे इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि जो मोहब्बत, जो सपोर्ट आपने मेरे वालिद साहब को, मेरे दानिश चचा को हमेशा दिया है, आज आपकी बेटी आपसे, आपकी बहन आपसे उसी मोहब्बत की दरखास्त करती हूँ, उसी दुआओं की दरखास्त करती हूँ, उसी सपोर्ट की दरखास्त करती हूँ। आपको मायूस नहीं होने दूंगी इंशाल्लाह। मैं मजबूत रहूंगी और मैं अपनी आवाम को भी मजबूत करूंगी। मैं आपको लाचारा नहीं करूंगी। मैं आपसे ये नहीं कहूंगी कि बीजेपी से डर जाइए, मैं नहीं कहूंगी। आप मजबूत बनिए, आप बीजेपी का डटकर मुकाबला करिए, मैं खड़ी रहूंगी, मैं देखूंगी कैसे किसी की हिम्मत होती है यहाँ घुसने की भी। उस दिन तो विधायक जी के सामने दीवार करके चले गए, मैं विधायक होती तो दीवार अपने हाथों से टुकड़े कर देती उसके। तो इंशाल्लाह आपसे उम्मीद है कि आने वाली 5 तारीख को ये विक्ट्री का साइन होता है। आप सब जानते होंगे विक्ट्री हम ऐसे करते हैं, विक्ट्री, और अल्लाह का करना है कि हमारा बैलेट नंबर भी 2 है। तो इंशाल्लाह 5 तारीख को 2 नंबर का बटन दबाकर, हाथ के निशान का बटन दबाकर आप राहुल गांधी जी के हाथों को मजबूत करिए, ताकि वो हमारी मुसलमानों की हुकूक की लड़ाई, माइनॉरिटी के हुकूक की लड़ाई और मजबूती से लड़े। आप कांग्रेस पार्टी को मजबूत करिए और आप हमें मौका भी दीजिए और हमारे हाथ भी मजबूत होंगे इंशाल्लाह। मैं भी, मेरे वालिद साहब, मेरे चचा दानिश अंकल, हम सब, और मेरी चची नाजिया दानिश जी जो आपकी काउंसलर है, हम सब मिलकर इंशाल्लाह ओखला में एक बेहतर बदलाव लेकर आएंगे। शीला दीक्षित जी की ओखला को वापस लेकर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, आपकी बेटी, आपकी बहन। अस्सलाम वालेकुम। दुआ की दरखास्त, मेरी दरखास्त है, खिलाफ अपनी आवाज उठा रहे थे। हम आपसे एक बात कहते हैं, भाई चुनाव क्या है, वोट क्या है, आप अपना मैंडेट देते हो और मैंडेट देते हो अपना प्रतिनिधि चुनते हो, तो ये लड़ाई विचारधारा की है। मैं बड़ा खुशकिस्मत हूं, अभी बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष जरूर हूं। मैंने शाहीन बाग के बाद इस हिंदुस्तान का दूसरा सबसे बड़ा धरना अपने नेतृत्व में शुरू किया था, गया का शांति बाग। हमारे ऊपर भी बहुत सारे मुकदमे हुए। मैं बिहार से चलकर इस सरजमीन पर इसलिए आया हूं कि मैं अपने तमाम लोगों से हाथ जोड़ता हूं कि ये वक्त आ गया है, सही वक्त। अगर नाम नेहात का लोकतंत्र है और तुम्हारे पास वोट का अधिकार भी बचा है, जिसको ये वर्तमान सरकार खत्म करना चाहती है, तो अपने वोट के माध्यम से तुमको फैसला करना होगा कि 5 साल में जितना जुल्म और सितम इस सरकार ने किया है, और इनके जो छोटे अनुयायी हैं, जो दिल्ली के नेता हैं अरविंद केजरीवाल, जिनकी पैदाइश कहां से हुई है, जिस तरह की भाषा का ये प्रयोग करते हैं, तो फैसला आपको करना है। और मैं बताऊं, उस धरने के बाद मैं बड़ा खुशकिस्मत हूं अलीबा जी कि मैं राहुल गांधी के साथ उन 116 आदमियों में था जो भारत यात्री थे। हम इस हिंदुस्तान में चले पैदल,
कन्याकुमारी से कश्मीर तक और इस हिंदुस्तान को समझने की कोशिश की। जब जुल्म हो रहा था, हिंदुस्तान की तमाम जमात के नेता खामोश थे, जो आज आपको वरगलाने के लिए आ रहे हैं। जब कानून को तार तार किया जा रहा था, आपके लिए कानून का राज खत्म हो गया था, आपके भाइयों को, बहनों को, सलाखों को पीछे डाला जा रहा था, कोई नेता आवाज उठाने वाला नहीं था। चाहे हाथरस में उस दलित बिटिया के साथ अत्याचार हो या बिल्किस बानो के जो रेपिस्ट थे, उनको जब छोड़ा गया तो एक वाहिद नेता था जो खड़ा होकर इस जालिम बादशाह के खिलाफ आंख में आंख डाल के बोल रहा था, नारा दे रहा था, डरो मत, सहो मत, न्याय का हक मिलने तक। और राहुल गांधी पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम के बोल रहे थे कि हम नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने निकले हैं। क्यों नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने निकले हैं? क्योंकि नफरत जब आ गई मुल्क में तो मुद्दा खत्म हो गया। मुद्दा जब खत्म हो गया तो जो वर्तमान में विधायक हैं उनको न सड़क से मतलब है, न यहाँ के लोकल लोगों की सुविधा से मतलब है। आपको इस चीज पर विचार करना होगा। हम तो वो लोग हैं कि हमको इस्लाम ने कहा है कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले मजदूरी उसको दे दो। तो आप ये बताओ कि जब इस हिंदुस्तान के कानून को खत्म किया जा रहा था, लोकतंत्र कमजोर कर रहा था, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करके नफरत फैलाया जा रहा था, हद तो तब हो गई जब कोरोना जैसी महामारी को भाई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस जब अरविंद केजरीवाल करता था, जब दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था, हम बिहार के लोगों को सोचना पड़ता था। बिहार के आम आवाम में ये मैसेज चला गया कि लगता है मुसलमानों ने इस महामारी को लाया है। और इस तरह की विचारधारा के लोगों के लिए अगर वोट मांगने कोई आता है तो मुझे लगता है कि हमारी कम्युनिटी का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि हमको सिखाया गया है कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले मजदूरी दे दो। अरे भाई, ये 4 साल 5 साल इस जालिम बादशाह के खिलाफ अपनी तमाम तरह की प्रताड़ना झेलते हुए सदस्यता खत्म कर दी राहुल गांधी की, ईडी से पूछताछ करवाई, डराने की कोशिश की, तमाम नेता डर गए, मगर राहुल गांधी सड़क पर उतर गया और बोला कि हम इस हिंदुस्तान के संविधान को बचाएंगे, हम हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब को बचाएंगे, कानून का राज लाएंगे, नफरत को खत्म करेंगे। तो आपको ये फैसला करना है कि आप जालिम के साथ खड़े हो कि मजलूम के साथ खड़े हो, आप संविधान को बचाने वाली जमात के साथ खड़े हो या संविधान और लोकतंत्र को खत्म करने वाली जमात के साथ खड़े हो, उनके अनुयायी के साथ खड़े हो। ये जो केजरीवाल है, ये तो उन्हीं का पॉलिटिकल आउटफिट है जिस विचारधारा से हमारे अजाद ने लड़ाई लड़ी है और आज भी हम लड़ रहे हैं। जिस तरह की भाषा का ये प्रयोग करते हैं, मुझे वो दृश्य याद है, आप लोग मत भूलिएगा, जब बिल्किस बानो के बलात्कारियों को 15 अगस्त को छोड़ा गया था और मीडिया के लोग जब ये मनीष सिसोदिया के पास माइक लगाते हैं और पूछते हैं कि बिल्किस के बलात्कारियों को मोदी सरकार ने छोड़ दिया, तो इस मनीष सिसोदिया ने माइक को हटा दिया, एक शब्द नहीं बोला आपके हक में। और आज जो लोग उस पार्टी के लिए, उस विचारधारा के लिए वोट मांगते हैं, तो वो ना आपके एहतजाज के पक्ष में है, ना आपके अधिकार के पक्ष में है, ना आपके बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में सोच रहे हैं। एक ही आवाज है, उस आवाज को मजबूत बनाइए जो निरंतर आपके लिए आवाज उठा रहा है, जिसका नाम है राहुल गांधी। इसलिए, और जो मेरी बहन है अरीबा, अभी ये काउंसलर है, हम तो ओखला के लोगों को ये कहते हैं, जो लोग पॉलिटिक्स करने वाले नौजवान लड़के हैं, अरीबा को चुनाव जिताओ, आने वाले वक्त में सियासत का मौका तुमको भी मिलेगा। हम बिहार के रहने वाले हैं, बिहार के भी तमाम लोग यहाँ रहते हैं, मैक्सिमम लोग उमर खान को जानते हैं कि हमने किस बिंदु पर राजनीति की है और कैसा संघर्ष किया है। हम आप लोगों से चल के बस यही रिक्वेस्ट करने आए हैं। शाहीन बाग ओखला विधानसभा में है, शाहीन बाग को पूरा हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया देख रही है और ओखला विधानसभा के एक एक लोगों से सवाल करेगा पूरा हिंदुस्तान का नौजवान कि जिस आदमी ने जुल्म किया तुम्हारे ऊपर, जो इंसान कहता था कि दिल्ली पुलिस हमारे हाथ में दे दो, हम 2 घंटे में धरना खत्म करवा देंगे, जो केजरीवाल
दिल्ली का मुख्यमंत्री रहते हुए जब मस्जिदों में आग लगाई गई तो हाथ जोड़ के सड़क पर नहीं निकला कि अरे हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू और मुसलमान तुम आपस में भाई भाई हो, घृणा मत पैदा करो। क्या तो राहुल गांधी था, जैसे कांग्रेस के तमाम नेता थे, तो अरे भाई ये वक्त आया है अपना प्रतिनिधि चुनने का, अपनी मजबूत आवाज सदन में पहुंचाने का और वैसी विचारधारा के पक्ष में खड़े होने का जो विचारधारा कभी अपने विधायक को मना ना करे कि जालिम के खिलाफ अपनी आवाज न उठाओ। इसलिए ओखला विधानसभा के तमाम लोगों, चाहे आप जहां के रहने वाले हो, हम आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं, 5 तारीख को अपना एक एक कीमती वोट बिल्कुल अपने दिमाग का इस्तेमाल करके, अपने अक्ल शऊर का इस्तेमाल करके, सोच समझ के कांग्रेस के हाथ के पंजे के निशान पर देना, अपनी बहन को, अपनी बेटी को, अरीबा खान को यहाँ का प्रतिनिधि बनाना, राहुल गांधी को ताकत देना, तब हम लोग सब मजबूती से मिलकर इस जालिम बादशाह के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। और आसिफ साहब, ये फैसला तो कल हो ही जाएगा। नौजवानों, हम एक बात कहते हैं, राय मशवरा करना बहुत जरूरी है आपस में। हमने जो बात कही है, एक एक बात पर आपस में चर्चा करना और अपने अपने शऊर का इस्तेमाल करना, और कल के बाद जब फैसला हो जाए तो उसी बात पर तैयार रहना, सोना मत, क्योंकि फैसला जो भी हो मंजूर होना चाहिए, फैसला जो भी हो मंजूर होना चाहिए, इश्क हो या जंग हो भरपूर होना चाहिए। ये जंग जालिम के खिलाफ है, जालिम के खिलाफ हम जंग लड़ेंगे, अपनी बहन अरीबा को जिताएंगे। और आप तमाम लोगों से मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, जो लोग वोट देंगे वो अपना हाथ उठा के एक मरतबा हमको बोले। हम लास्ट में आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय कांग्रेस, राहुल गांधी जिंदाबाद, मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद, अरीबा खान जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे भाई ने जो अपने ख्यालात कई साल, लेकिन और ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने पाकिस्तान और चाइना से सुपारी ली है इस मुल्क को बर्बाद करने की। क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर किसी भी मुल्क को बर्बाद करना हो, न तो उस मुल्क पे एटम बम मारने की जरूरत है, न उस मुल्क पे न्यूक्लियर बम मारने की जरूरत है, बल्कि उस मुल्क के लोगों को आपस में मजहब के नाम पे लड़ा दो, तो मुल्क खुद तबाह और बर्बाद हो जाएगा। ये तारीख है पूरी दुनिया की, जहां के लोग भी मजहब और धर्म के आधार पर आपस में लड़े, उस मुल्क के टुकड़े टुकड़े हो। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी कहता मैं तो फकीर हूं, झोला ढाल के चला जाऊंगा। पता नहीं कब इस मुल्क को तबाह करके, टुकड़ा करके और वो पाकिस्तान चला जाए। झोला डालेगा, वो हमें भेजने की बात करता है पाकिस्तान। हमें ऐसा लगता है कि ऐसा ना हो कि वो झोला डाल के इस मुल्क को बर्बाद करके गले में झोला डाल के पाकिस्तान की तरफ को चले। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो आज मुल्क के हालात हैं, उन हालातों से आपको डट के मुकाबला करना है, आपको बहादुरी से उसका मुकाबला करना है। मेरा ये मानना है, जो कौम भी डट जाए, जो कौम भी ऐसा से खतरी में चली जाए, उस कौम का वजूद दुनिया से खत्म हो जाता है। याद रखिएगा, हमेशा तारीख बुज़दिलों की नहीं लिखी जाती है, हमेशा तारीख बहादुर कौमों और बहादुर लोगों की लिखी जाती है। आप बहादुर कौम हैं, आपको इन सरकार प्रस्तावों से मुकाबला डट के करना है। मेरा कहना यह नहीं है कि आपको कोई ऐसा काम करना है। मेरा यह मानना है कि आज की तारीख में जो जिहाद का लफ्ज है, वो जिहाद का लफ्ज मीडिया और ये फिरका परस्ताव से गलत इस्तेमाल करती है। वो ये दिखाती है कि मुसलमान तलवार और बम से जिहाद करता है। नहीं, वो जुल्म है, वो नाइंसाफी है। जिहाद आज की तारीख का जिहाद है, जो आपको 5 तारीख को हमारे कानून ने, आईन ने आपको वोट का अधिकार दिया है, आपको इतनी बड़ी ताकत दी है। आप सही अपना नुमाइंदा चुनिए। मैं यकीन के साथ कह रहा हूं कि आप जिहाद करेंगे।
इसे क्या कहते हैं? कहीं जुल्म नाइंसाफी हो, आप उसके खिलाफ फौलाद की तलवार की तरह, फौलाद की दीवार की तरह खड़े हो जाए, इसे जिहाद कहते हैं। हक और इंसाफ की बात कहना जिहाद है। जालिम के खिलाफ खड़ा होना जिहाद है। और मैं फिर कह रहा हूं कि आप 5 फरवरी को आपको कानून ने, आइन ने वो अधिकार दिया है जिसका इस्तेमाल कर सही इस्तेमाल करके आप फिर जिहाद करने जा रहे हैं। इसे जिहाद कहते हैं। आप किसी से डर के जिहाद मत करिएगा। आप वोट का इस्तेमाल किसी से डर के मत कीजिएगा। अमानतुल्लाह आपके बीच में आ रहा है। हर जगह अमानतुल्लाह 10 साल से एमएलए, 10 साल से है। वो 10 साल की बात नहीं कर रहा। वो ये नहीं कह रहा कि मैंने जब ये लगा ओखला में सड़कें बना दी, मैंने सीवर डाल दिए, पीने का पानी ले आया, सड़कों का निजाम शुरू कर दिया, ट्रैफिक सुधार दिया, स्कूल बना दिए, हॉस्पिटल बना दिए। इसका वो जिक्र नहीं कर रहा। जबकि कोई भी नुमाइंदा चुरा जाता है, आपकी पहली उसकी तरजीह होती है। आप इसलिए चुनते हैं कि रोजमर्रा की जिंदगी में जो आपकी परेशानियां हैं, हमारा चुना हुआ नुमाइंदा उसको हल करे। इसलिए तो चुनते हैं। आप उससे ये उम्मीद कोई लगाते हैं कि फुद्दू चाह कहीं लड़ाई झगड़ा कर, भ्रष्टाचार कर, आप उसे यूं चुनते हैं कि आपकी जो परेशानियां हैं रोजमर्रा की जिंदगी में, उनको वो हल करे। लेकिन आज हमारा तुलना उन प्रॉब्लम की बात नहीं कर रहा, बल्कि आपको बीजेपी से डराकर वोट हासिल करना चाहता है। खुद तो बुज़दिल है, कमजोर है, और आपको भी बीजेपी के नाम से डराकर आपको बुज़दिल और कमजोर बनाना चाहता है। आपने चुनाव हुआ, अक्सर वो ये कहता है, जब किसी से उसकी नौझोंक होती है तो अमानतुल्लाह कहता है, भाई तुमने मुझे वोट कोई दिया था, तुमने तो केजरीवाल को दिया था। इसलिए मैं कह रहा हूं, आपने खुदा न खास्ता बीजेपी के डर के मारे अगर फिर अमानतुल्लाह केजरीवाल को वोट दे दिया, तो आपके वो कहेगा, जब आप सीवर की प्रॉब्लम लेके जाएंगे, सड़कों की प्रॉब्लम लेके जाएंगे, तो आपसे कहेगा, तुमने वोट मुझे कोई दिया था, तुमने तो बीजेपी के डर के मारे मुझे वोट दिया। तो आप डरिएगा मत, हौसले से काम लीजिएगा, हक और इंसाफ से फैसला करिएगा, आप बीजेपी में से मटेंगे। ये अमानतुल्लाह है। आप एक बात बताइए, आप दिल पे हाथ रख के बताइएगा, आसिफ कितनी बार अरेस्ट हुआ, आसिफ पे कितने केस लगे, किस बात के लगे, आप बता दीजिए। और भ्रष्टाचार का केस आसिफ पे लगा हो बता दीजिए, किसी के प्लॉट पे कब्जा किया हो तो बता दीजिए, आसिफ ने किसी के फ्लैट पे कब्जा किया हो तो बता दीजिए, आसिफ ने किसी से जाति झगड़ा किया हो तो आप बता दीजिए। हमेशा आपको याद है, आपको टाइम याद है, 20 मिनट के बाद पोस्टर लगे थे कि इसके आगे जाओगे तो मकानात तोड़ दिए जाएंगे। अगले ही दिन आसिफ ने ये बात बता रहा हूं कि 20-25 साल पुरानी, छोटे छोटे बच्चे जवान हो गए, उनको याद नहीं होगा। मैंने अगले ही दिन पोस्टर लगा दिए थे कि 20 फुट तक 20 फुटा रोड की से आगे जिम्मेदारी आसिफ मोहम्मद खां की है। आप मकान बनाइए, खुदा न खास्ता अगर आपके मकानात को तोड़ जाएंगे तो आसिफ वहां मौजूद रहेगा। और आसिफ रहा। कितनी बार हुआ जो डीडीए से हमारा झगड़ा हुआ, कितनी बार हमने बुलडोजरों के शीशे तोड़े। आसिफ पे केस इसलिए लगे, अगर मकान तोड़ रहा है तो एमसीडी वालों को बोलना बना दिया। आपको याद है, अगर पुलिस वालों ने साथ दिया की तो इन्हीं गलियों में आसिफ ने डंडा लेके पुलिस वालों को यहां से जो खदेड़ा तो जामिया नगर थाने में घुसा के आया या नहीं आया? अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप बता दीजिए। आसिफ कभी पीठ घुमा के भागा नहीं, आसिफ कभी काया नहीं बना। आसिफ को आपने ही इतना बहादुर बनाया। आपने अपने वोट की ताकत से
आसिफ को वो ताकत दी थी कि आसिफ हक और इंसाफ की लड़ाई लड़ता रहा। वो ताकत आपने ही दी थी। मेरे तो वही चार हाथ पैर है जो आपके हैं, लेकिन हजारों लोगों की ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि अमानतुल्लाह वो 10 साल की बात नहीं कर रहा बीजेपी से डराने। दोबारा कहता है कि भाई मैं तो बर्बाद हो गया। अरे तू तो आबाद हुआ है, तूने ओखला को बर्बाद कर दिया 10 साल। कह रहा ना, आप यूट्यूब पे देते होंगे, अरे मेरी फैमिली बर्बाद हो गई, मैं बर्बाद हो गया। अरे तू तो आबाद हो गया, तूने जामिया नगर को बर्बाद कर दिया। जितनी सड़कें हैं, जितने नाले हैं, जितने सीवर पड़े हुए हैं, आप दिल पे हाथ रख के बता दिए। आसिफ से 5 साल में रहा था, कौन सी गली और मोहल्ला था अगर एक आदमी भी भीड़ में खड़े होके कहते कि आसिफ मोहम्मद खान ने मेरी सड़क नहीं बनाई थी, मेरा सीवर नहीं डाला था, मेरी गली में नाला नहीं बनाया था, तो मैं आपसे वोट नहीं मांगा। मुझे उस जमाने में 4 करोड़ रुपए साल के मिलते थे। मैं एक बार 4 साल में रहा, दोबारा मैं 10 महीने रहा, और उस 20 करोड़ में मैंने जो 5 साल में मिले सरकारी बजट, उसका मैंने जाकिर नगर से आदि गांव तक कोई फर्क बता दे कि मेरी सड़क नहीं बनी, मेरा सीवर नहीं गया। और आज जब से केजरीवाल पावर में आया, इसने अपने एमएलए का बजट 10 करोड़ रुपए कर दिया। पढ़े लिखे बच्चे भी हैं, नेट पे सर्च करिए और करिए कि एक एमएलए का फंड कितना होता है। अमानतुल्लाह को 10 साल के अंदर 1 अरब 5 करोड़ रुपए एमएलए फंड में मिला। 1 अरब 105 करोड़ रुपए और 450 करोड़ रुपए वो जो हम शीला दीक्षित ने हमारी सीवेज और पीने के पानी के लिए दिया था, कप्तान मंत्री में उद्घाटन करके गई थी। इसका मतलब 10 साल में अमानतुल्लाह को 550 करोड़ रुपया सरकारी फंड मिला। आसिफ ने सुधार कर दिया 20 करोड़ में, अमानतुल्लाह ने 5 अरब 55 करोड़ रुपए को दरहम बरामद कर। और जाकिर नगर से शाहीन बाग नहीं, कंचनपुर तक एक भी झगड़े का प्लॉट उसने नहीं छोड़ा, एक भी झगड़े की बिल्डिंग उसने नहीं छोड़ी। सबसे बड़ा माफिया लैंड माफिया सारे फ्लैट बनाता है और उसकी बिल्डिंगों में रातों रात मीटर लगा दिए जाते हैं, उसके रिश्तेदारों के मीटर लगा दिए जाते हैं। और आप जब मीटर लेने जाएंगे तो बिना रिश्वत के आपकी मीटर, पानी की लाइनें बिछा दी। पिछला इलेक्शन वो यूं जीता कि उसने आपके साथ घोटाला किया, आपसे झूठ बोला और गलियों में लाइन बिछा दी। आप बताइए 8 साल से उन लाइनों में पानी आया है? एक बूंद अगर पानी आया हो तो आप हमें वोट मत दीजिएगा। वो लाइनें आपकी आंखों में धूल झोंकी थी पिछली बार कि लोग समझे कि मैं पीने का पानी ला रहा हूं। 10 साल में भी एक बूंद नहीं लाया और कमीशन के चक्कर में उसने वो लाइन निकाली। अमानतुल्लाह के लिए तो बहुत बातें हैं, आप उससे ज्यादा बेहतर जानते हैं। मैं आप चूंकि इमरान मसूद साहब भी बस यहां पहुंच गए पटलाव कब्रिस्तान पे, 10 से 15 मिनट के बीच में यहां आ जाएंगे। मैं एक शॉर्ट में बोलना चाहता हूं, मेरी तबीयत भी अभी थोड़ी खराब है। देखिए, एक कैंडिडेट है एमआईएम के, गौर से सुनिएगा, शफाउर रहमान। शफाउर रहमान हमारा छोटा भाई, हमें उससे हमदर्दी है, बेगुनाह है। बिला वजह इन फिरका परस्त ताकतों ने उसे जेल में डाला। हम शफाउर रहमान की फैमिली से मिलते रहे हैं, अरीबा उनके घर जाती रही है। शफाउर रहमान की बहन की शादी थी 6 महीने पहले सटले में, ओखला में भी उस दिन बहुत शादियां थी, लेकिन मैं और अरीबा सटले गए थे पहली बार। सटले में शफाउर रहमान की छोटी बहन की शादी में
इसलिए कि शफाउर रहमान जेल में बंद है, ये जरूरी है कि हम उस बहन के भाई के तौर पर उसको दुआएं देनी चाहिए। हमें उससे कोई शिकायत नहीं, हमें शिकायत है असदुद्दीन ओवैसी से। एक हिंदुओं की आरएसएस है, आपने सुना होगा हिंदुओं की आरएसएस, जिसका सरबराह मोहन भागवत है। मेरा ये मानना है जो हिंदुओं की आरएसएस हिंदुओं में काम करती है जहर बोने का, वही काम वैसी साथ मुसलमानों की आरएसएस है। मुसलमानों की मैं अभी वजह बताऊंगा। मुसलमानों की आरएसएस है वैसी साहब, ये मोहन भागवत और वैसी साहब में कोई फर्क नहीं है। ये मदद तो आरएसएस की और बीजेपी की करते हैं। आप कहेंगे कैसे मदद करते हैं? आप एक बात बताइए कि जब जमुना पार के दंगे हुए, वैसी साहब कहीं गए, किसी से पूछा कि भाई